सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप वागले, विश्वेश चौहान, किरण जाधव और गौरांग शाह। स्टॉक्स जो रहेंगे एक्शन में आज नतीजों के दम पर, उनमें जो नतीजे आने वाले हैं उनकी भी लंबी लिस्ट है और जो आ चुके हैं वो भी काफी जबरदस्त। एक और स्टॉक जो कल दमदार नतीजे पेश करते हुए दिखा वो है एमसीएक्स। राय गौरांग आपसे लूंगा, क्या खरीदारी करनी चाहिए इन लेवल्स पर भी? जिस तरह की दमदार परफॉर्मेंस एमसीएक्स से आई है कल बाजार बंद होने के बाद नतीजा है, क्या कहेंगे आप? अनिल जी, आपकी आवाज जरा ठीक से आ नहीं रही, मुझे सवाल सुनाइए। जी, एमसीएक्स के नतीजों पर आपसे राय लेना चाहता हूं। कल बाजार बंद होने के बाद बड़े तगड़े नतीजे एमसीएक्स ने पेश किए। खरीदेंगे आप इन लेवल्स पर 1270-75 के आसपास? एक बहुत ही शानदार रैली पिछले महीने 1.5 महीने में हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में आती हुई देखी, और खास करके जो नियमों में बदलाव किया गया था और कमोडिटी ऑप्शंस को लेकर के कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स को शामिल करने की बात की थी। और ये एक ऐसा कारोबार है जहां पर आपको पीयर लेवल पे कंपैरिजन करने के लिए कोई दूसरी कंपनी नहीं है, सिवाय कि ऑफकोर्स आने वाले समय में जैसे हमने सुना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक इशू लेके आने की बात कर रही है। लेकिन हाँ, जो भी काले बादल मंडरा रहे थे इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, NSCL, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के मुद्दे को लेकर के वाद विवाद जो भी था, अब वो इतिहास हो चुका है। और आने वाले समय में जो भी कारोबार होगा और जो भी रणनीति होगी, किस तरीके से इस पर्टिकुलर कंपनी को और एक्सचेंज को और भी मजबूत बनाया जाए, उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही शानदार कमाई आपको मिल सकती है नतीजों के आधार पर। पहली बात। दूसरी बात, सक्षम कितनी है मैनेजमेंट नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए ताकि वॉल्यूम्स बढ़े। तो आई थिंक डेफिनेटली गिरावट पर खरीदारी करें। गिरावट में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए एमसीएक्स में। देखते हैं इन नतीजों के दम पर आज किस तरह का रिएक्शन होता है। गिरना तो मुश्किल है। 6681 ये था लेवल। कल रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर नीचे खुलकर रुपया रिकवर होता हुआ दिखा है। आज देखते हैं फिर से क्या कमजोर शुरुआत होती है। नहीं, 1.5 पैसा मजबूत खुला है रुपया, 6680 पर खुलता हुआ दिख रहा है। तो डॉलर की मजबूत क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। जिस तरह से डॉलर लगातार बढ़ा, हमारा करेंसी गिर नहीं रहा है, मजबूत है। तो दिवाली की छुट्टियों में कहीं घूमने जाने का प्लान है ताकि खर्चा कम हो? दोनों ही जाने वाले हैं हम लोग लॉन्ग वीकेंड पर। लेकिन हमारी छुट्टियां ऐसी की जहाँ करेंसी का इस्तेमाल नहीं हो, घरेलू बाजार जाने वाले। लेकिन आप ये बहुत सही बात कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए डॉलर इंडेक्स जहां पर पहुंच गया है ये घबराहट दे रहा है, लेकिन इंडियन रुपी काफी स्ट्रांग है। हाँ, और ये एक अच्छा संकेत है कि इकोनॉमी की जो मजबूत स्थिति है वो करेंसी में अब दिखने लगी है। तो ओवरऑल हमारी करेंसी कमजोर नहीं हो रही। हालांकि एक्सपोर्टर्स बड़े परेशान है इस बात को लेकर कि उनके लिए तो कमजोरी हो तो ज्यादा फायदा। लेकिन फिलहाल प्री ओपनिंग सेशन की कुछ टिक्स बता दूं आपको। एक्सिस बैंक सिर्फ 10% नीचे है पहली टिक पर, और बीपीसीएल 4.5% नीचे। तो बीपीसीएल तो 4.5% नहीं गिरेगा, उसका कोई रीजन नहीं है। भारतीय एयरटेल 3% ऊपर है, एशियन पेंट्स 1% ऊपर है। तो ये कुछ एक रिजल्ट हैं जहां पर एक्शन दिख रहा है आपको शुरुआती कारोबार में। किरण, आईडीएफसी बैंक, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। मिले जुले से दिख रहे हैं नतीजे, ऐसा कोई खास मतलब बढ़िया तो मैं नहीं कहूंगा, अगर है तो थोड़े बहुत कमजोरी की तरफ ही है। चार्ट्स क्या कहना है इसके? अनिल जी, एक अच्छे करेक्शन के बाद जो कि करीबन 74-73 तक ये स्टॉक आया था, उसके बाद वापस एक बार अपमूव चालू हो गई है। रिजल्ट के बाद थोड़ा सा करेक्टिव रैली वापस कल देखने को मिली, पर इधर ये करेक्शन में अच्छे वॉल्यूम्स नहीं थे। तो मेरा मानना है कि इधर से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। बेस्ट केस सिनेरियो शायद 76, 75, 50 तक नीचे आ सकता है। इधर से एक अच्छा पुल बैक वापस एक बार देखने को मिल जाएगा। मेरा मीडियम टर्म यानी एक हफ्ते का व्यू अगर कोई लेता है तो 82, 83 के टारगेट से स्टॉक में देखने को मिल जाने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 75 के नीचे रखना बहुत जरूरी होगा इस ट्रेड। ऑलराइट, चलिए तो आईडीएफसी बैंक इस पर रखें नजर। कल आईडीबीआई बैंक ने काफी कमजोर नंबर्स दिए थे, लेकिन आईडीएफसी बैंक ये शेयर मजबूती के साथ आज खुलता हुआ दिख रहा है। एक स्टॉक विश्वास जी, जस्ट डायल, देखिए वैसे ही तो वॉलेटाइल नेचर का स्टॉक है और आज तो इसके नतीजे भी हैं। ये बताइए, अवॉइड करेंगे या कोई आपको पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है? नंबर्स वैसे आपको बता दूं अच्छे आने की अनुमान नहीं है, कमजोर नंबर्स आ सकते हैं, ये बाजार में चल रहा है। हेमंत जी, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से जुबिलियंट फूड को पूरा मार्केट डिस्काउंट कर रहा था और मोर और लेस नोबडी वाज इंटरेस्टेड, उसी तरह का कुछ हाल बना हुआ है जस्ट डायल के साथ। बट मेरा ऐसा मानना है कि 460 एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। अगर 460 के ऊपर जाता है तो स्ट्रेट अवे आप 460 का कॉल ऑप्शन नवंबर एक्सपायरी का बाय करें। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। अगर शार्प शॉर्ट कवरिंग आती है तो उसमें 520 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ओके, शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है
तो देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं और उसके बाद किस तरह का रिएक्शन होता है। लेकिन जो बेहतरीन ट्रेडिंग के मौके आपके लिए है वो मिलते हैं आपको सुबह 7:30 से 8 के बीच में, जब खेला जाता है स्टॉक 2020 का मैच। और ऐसे बाजार में जहां सेंसेक्स निफ्टी ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा हो, तो ये बेहतरीन 20 ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से हैं, देख लेते हैं एक अपडेट। पूरी टीम में नजर डाली। एक्सिस बैंक बेहद कमजोर नतीजे स्लैश शॉर्ट की सलाह होगी। वहीं पीआई इंडस्ट्रीज, भारत बिजली, आईएफबी अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पे खरीदारी साथ सेक्टर्स दे रहे हैं। गुजरात एल्कलीज में नजर रखिए, इसके नतीजे आने वाले हैं। बेहद मजबूत कंपनी और नतीजे बेहद अच्छे होंगे, जिससे सेक्टर्स फोकस कर रहा है। स्पिक फर्टिलाइजर केमिकल कंपनी है, यहाँ इसको रडार पर रखिए। गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है, साथ ही बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे है कंपनी, इसलिए खरीदारी सलाह। टूरिज्म फाइनेंस, एचएनआईज की एंट्री के बाद इस स्टॉक की री रेटिंग हुई है, यहाँ से भी बड़ी तेजी की गुंजाइश बनती है। महिंद्रा सीआई यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर जारी किए गए हैं और करंट प्राइस से ऊपर पे सेक्टर्स लगता है, वो भी एक रडार पे रखना चाहिए। फ्रीट के तौर पे हमने चुना है मैकडॉवेल होल्डिंग और यूबी होल्डिंग, दोनों स्टॉक यूबी ग्रुप के आज फोकस में गए, क्योंकि लिकर स्टॉक्स में एक बार रौनक फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। क्रीपिंग एक्विजिशन हेनिकन की तरफ चल रहा है, जो इसको फायदा पहुंचाएगा। शुरुआत गेंदबाजी से ही करिए, जहां नतीजे अच्छे नहीं आए वहां बाजार देखिए पनिश करेगा। आज एमएनएम फाइनेंशियल्स के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से कमजोर आए। भारतीय एयरटेल में हालांकि नंबर्स उम्मीद से बेटर आए हैं, और इंफ्राटेल में अगर एक बड़ी हिस्सेदारी भारतीय एयरटेल बेचता है, जिसका जिक्र उन्होंने किया है अपनी प्रेस रिलीज में, तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही नजर रखिएगा जुबिलेंट फूडवर्क्स पर, इस बार परिणाम अच्छे आएंगे ये मानकर चल रहा है बाजार, और यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास नतीजे आते हुए दिखेंगे। हिंदुस्तान कॉपर पर रखिए नजर, ये सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। मेटल्स की कीमतें जिस तरह से बढ़ी है, उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। और डिपेंडेबल का दर्जा बॉम्बे डाइंग को दिया है, फ्री हिट का दर्जा मैक्सवेल को दिया है, पिंच हिटर का दर्जा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को दिया है। कल अरविंद की डील के बाद आज ये स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। यहां पर भी पहले बॉम्बे डाइंग के लिए प्राइवेट इक्विटी कंपनियां हिस्सेदारी खरीदने की चर्चा चल रही थी, तो इस स्पेस पर रखिए नजर। और नजर रखिए फर्टिलाइजर स्पेस पर भी, तो एनएफएल को वहां से चुना है, और एविएशन पैक भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। स्पाइस जेट यहां पर अच्छी तेजी देखने को आज के दिन मिल सकती है। चलिए, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो इंट्राडे में आपको अच्छा मुनाफा आज कमाकर दे सकते हैं। लेकिन अनिल, एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर बाजार की नजर है, और वो है जीएसटी के डेवलपमेंट्स को लेकर। देखिए, अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट मीटिंग कन्वीन होने वाली है फिर से 3 और 4 नवंबर को। और पिछली बैठक में जो सेस लगाने की बात सरकार की तरफ से निकल कर आई थी, जिसका इंडस्ट्री ने विरोध किया था, वो सरकार ड्रॉप कर सकती है। देखिए, अगर ये ड्रॉप होता है, लग्जरी गाड़ियों पर सेस, टोबैको कंपनियों के ऊपर सेस, तो एक बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। और बाजार तो चाहता है कि एक टैक्स हो, जीएसटी, अलग अलग टैक्सेस ना लगे। ये कितनी बड़ी खबर लगती है अगर इसी रूप में आती है तो? बहुत 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 बड़ी खबर है, और इस पे बाजार भाग जाएगा। क्योंकि देखिए, जीएसटी से दो चीजें चाहिए। एक तो ये कि सिंप्लीफिकेशन, अगर आप हर चीज पे अलग अलग सेस करेंगे तो फिर फर्क क्या हुआ? नाम के लिए एक रेट हुई, काम के लिए तो अलग अलग रेट होंगे, और फिर वही कंफ्यूजन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या चाहिए हमें? रेट 18% के आसपास रहे। अच्छा, 18 की जगह 20 भी कर दे समझो, लेकिन एक ही रेट रखे तो वो ज्यादा पसंद आएगा बाजार को। तो मुझे लगता है कि 18% की अगर रेट हो और सेस में लगाए, ये तो ड्रीम सिचुएशन है। और अगर वैसा होता तो इससे बढ़िया कोई बात होनी चाहिए। बिल्कुल, तो इस डेवलपमेंट पर भी रखिए नजर। हालांकि औपचारिक ऐलान तो अगले हफ्ते 3 और 4 तारीख की बैठक में होगा, और उसके बाद ये जो नया रूप है जीएसटी का, वो खाका जो है वो संसद में विंटर सेशन में पेश किया जाएगा। विंटर्स आ रहे हैं, देखिए विंटर सेशन शुरू हो रहा है, और काफी उम्मीदें हैं कि इस बार जीएसटी का सही जो खाका है वो वहां पर पेश हो जाएगा। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म है जिस पर भारतीय बाजारों की नजर बनी हुई है। लेकिन आज तो रिएक्शन नतीजों के ऊपर देने वाला है बाजार। सुबह सुबह बाजार खुलने के साथ ही देखिए एक्सिस बैंक 6% नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। एक्सपेक्टेशन भी था 4-5% ये गिरेगा, लेकिन आप देखिए 5.5% तो गैप डाउन ओपनिंग ये शेयर दिखाएगा। और साथ ही नजर रखिए एमएनएम फाइनेंशियल्स पर भी, ये भी 2.5% की गिरावट के साथ आज कारोबार की शुरुआत करेगा। अच्छे नतीजे आए हैं भारतीय एयरटेल के, भारतीय इंफ्राटेल में
कुछ डील्स हो सकती हैं आगे चलकर। भारतीय एयरटेल अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है और इसलिए दोनों ही स्टॉक्स देखिए प्री ओपनिंग सेशन में मजबूती के साथ आज खुलते हुए। पीआई इंडस्ट्रीज ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसके नतीजे कल मार्केट बंद होने के बाद आए हैं और ये नतीजे भी अच्छे दिख रहे हैं। करीब करीब 78% मुनाफा इनका बढ़ता हुआ नजर आया है, इसलिए 5.5% गैप अप ओपनिंग के साथ ये शेयर खोलने की तैयारी करता हुआ। बड़ी दमदार परफॉर्मेंस आती दिख रही है नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स की, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गौरांग से पूछते, गौरांग अगर ये 500 या इसके नीचे खुले एक्सिस बैंक तो क्या करेंगे फिर आप? देखिए, भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय काफी लंबे समय से है और बनाए रखी है। लेकिन एक चीज है अनिल जी, अगर आप ये जो रिलायंस जियो का लॉन्च हुआ और प्रतिस्पर्धा जो आगे बढ़ेगी तो आने वाली तिमाही नतीजों के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक 5 या 6 अक्टूबर को रिलायंस जियो का लॉन्च हुआ, तो इतना समय नहीं मिला है कि नेगेटिव इम्पैक्ट आप देख सकें, पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन होगा पूरे टेलीकॉम सेक्टर में और जो नतीजे आए उस पर कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद तो अफ्रीकन ऑपरेशंस है वहां पर डेटा आरपूस को लेकर के थोड़ी बहुत नीचे की तरफ के आंकड़े देखे, $3 के सामने $2.9 आए। अब वहां पर आपको बहुत गहराई से सोच विचार करके रणनीतियों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये अफ्रीकन ऑपरेशंस नकारात्मक परिस्थिति बना करके बैठा है। दूसरी तरफ एक्सिस बैंक के जो नतीजा है, मैं थोड़ी बहुत मायूसी बिल्कुल है मुझे, क्योंकि जो आंकड़े आए वहां पर नकारात्मक परिस्थिति खड़ी हुई है, लेकिन ये छोटी और मध्यम अवधि के लिए है। लंबी अवधि के नजरिए से अगर जो आज प्री ओपनिंग में 5 या 6% डाउन आपको खुलता हुआ दिखता है तो बेझिझक होकर के खरीदारी करें, अगर आपको नए सलीके से खरीदारी करनी है तो। और अगर आपके पास पहले की खरीदारी है और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो आधी क्वांटिटी में यहाँ पर एवरेज करने की राय दूंगा। ये राय मैं साल 1.5 साल के नजरिए से दे रहा हूँ। ओके, तो ये एक्सिस बैंक पर राय थोड़ी एवरेजिंग करने की निकल कर आ रही है इस समय, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तभी। लेकिन आप देखिए आज के स्टार परफॉर्मर्स तो फिर आईटीसी हो सकते हैं अगर नंबर्स अच्छे आएंगे। आईटीसी आज करीब करीब 0.5% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। जुबिलिएंट फूडवर्क्स, इस पर रखिएगा नजर, ये मजबूती के साथ खुलने की तैयारी आज के दिन कर रहा है। एमसीएक्स में मजबूती होगी। फर्टिलाइजर शेयरों पर रखिए नजर। एविएशन सेक्टर पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। और आप देखिए अनिल, भारती का फायदा आइडिया को भी मिलेगा 1% मजबूती के साथ, ये शेयर भी खुलने की तैयारी कर रहा है। और एक्सेस का नुकसान आज आईसीआईसीआई बैंक को भी झेलना पड़ेगा, तो ये आज बैंक निफ्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है आज। तो मैंने इसलिए 15,600 का टारगेट दिया था, वो तो ये तो वही खुल रहा है एक्चुअली, इतना खराब। तो इतने गैप डाउन के बाद अब क्या ट्रेड बनता है बैंक निफ्टी पर बागले साहब, ये बताइए। हेमंत, मैं वेट करूंगा क्योंकि ये माहौल में बाउंस बैक हो सकता है। बेचना है लेकिन ऊपर में बेचना है, एक 70-80 पॉइंट ऊपर बाउंस बैक होता है तो ही बेचना है। गैप से इतने खुलेगा तो बेचने का कोई मतलब नहीं बनता है। और विश्वास जी, आपका क्या राय है बैंक निफ्टी पर? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक जैसा दिग्गज अगर कमजोर हो, एक्सिस बैंक जैसा दिग्गज कमजोर हो तो ये भाव तो समझ में आते हैं। अब क्या करना चाहिए? हेमंत जी, 2 दिन पहले हम दोपहर का शो है उसमें थे और तभी बैंक निफ्टी पे प्रदीप जी ने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने बोला था कि ये जो रैली है इसको थोड़ा सा लाइटली लेना चाहिए, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक की वजह से काफी सारा बैंक निफ्टी के अंदर देखा गया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर 19,400 बहुत अहम सपोर्ट है और जब तक उसके ऊपर है तब तक मेजर सेलिंग का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर मेरा ऐसा मानना है कि रेंज बनी हुई है 19,800 19,400 की। 19,800 19,400 ये है रेंज, तो 19,400 तक जा सकता है। 19,500 मेरे हिसाब से पहला सपोर्ट है, तो या फिर ऐसा किया जाए विशेष, फिर 19,500 पर खरीदा जाए 19,400 का स्टॉप लॉस लगाकर। मेरे हिसाब से अनिल जी जो आप कह रहे हैं वो आइडियल स्ट्रेटेजी है व्हेन वी आर इन द रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड मार्केट के अंदर सपोर्ट के नजदीक हमको थोड़ा सा एक रिस्क लेके खरीदना चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले जब हमने सेलिंग की एडवाइस दी थी 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस से निफ्टी बेचने की, तो आप देखेंगे वहां से ऑलमोस्ट 100-120 पॉइंट्स मार्केट नीचे आ रहा है। सो उसी तरह से अगर कॉन्ट्रेंट व्यू ले और एक्सपायरी भी बहुत नजदीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 19,400 वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो आज के दिन में सेकंड हाफ में हम शायद पुल बैक देख सकते हैं। गौरांग, जुबिलिएंट फूडवर्क्स पर राय दीजिए, आपकी क्या है? मुझे याद है आप कह रहे थे जब सीईओ साहब ने इस्तीफा दिया था कि ये शेयर खरीदना चाहिए और वहां से अच्छी रैली बनी भी है, क्या और ऊपर जा सकता है और आपकी नतीजों से क्या उम्मीद है? हेमंत, करीबन साल 1.5 साल पहले कवरेज हमारी जुबिलिएंट फूडवर्क्स पे निकाली थी और मुझे वो दिन याद है जब कौल साहब ने इस्तीफा दिया था, तो मैं आपके चैनल पर आपके साथ और आपके दोनों ही सहयोगी चैनल पर भी
मैंने हमारी जो विचारधारा है उसको जाहिर किया था और ठीक उसी स्तर के आसपास जा करके रिकवर हुआ है। जिस दिन कौल साहब ने इस्तीफा दिया तब इसका मेरे ख्याल से निचला स्तर बना था करीबन 930 और 950 के बीच में, और साल 1.5 साल पहले उसी स्तर पर हमने कवरेज निकाली थी और तभी उसी लिहाज से मैंने कवायद की थी निवेश करने के लिए। 1100, 1150, 1200 के आसपास का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो पहले जो लक्ष्य थे 1100 और 1150 के, वो तो निर्धारित हो चुके हैं। अब आज के नतीजे जो आएंगे उस पर ऊपर के तरफ के दायरे और बनेंगे, और मैं ये मानता हूं कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से पूरी जो रणनीति है और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस है और कंपटीशन को किस तरीके से ये सामना करेंगे, ये अगर डिटेल में मालूमात होती है तो ज्यादा उचित होगा। और एक ही मुझे चिंता थी, डंकिन डोनट्स का जो योगदान आना था कुछ तिमाहियों पहले और जिस मात्रा में आना था वो नहीं आ रहा है। तो इस स्तर पर नए निवेश की तो मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि 2 टारगेट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। हाँ, अगर किसी कारणवश नतीजे खराब आते हैं, टिप्पणियां मैनेजमेंट की तरफ से मार्केट पार्टिसिपेंट और निवेशकों को बहुत ही सिक्योर्ड नहीं फील करती है, तो डेफिनेटली नीचे के दायरे में आप रीलुक कर सकते हैं। इस स्तर पे मैं निवेश की राय नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे टारगेट के बहुत नजदीक है, 2 टारगेट अचीव हो चुके हैं और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। और मैं बता दूं, गोरांग का जो चैनल चेक है जुबिलेंट फूड वर्क्स को लेकर, वो ये बताता है कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी कुछ बेहतर हो सकता है मामला, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में बिना प्याज वाला नहीं, बिना प्याज नहीं, प्योर वेजिटेरियन, बहुत सारे प्योर वेजिटेरियन स्टोर्स इन्होंने किए हैं। अच्छा, तो गोरांग तो गुजराती है और नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाते, तो इस बार गुजराती लोगों की सेल्स भी ज्यादा जुड़ती हुई दिखेगी। चलिए, तो जुबिलेंट फूड वर्क्स के इस तिमाही के ही नहीं, अगले तिमाही के नतीजे भी बड़े इंटरेस्टिंग हो गए। लेकिन इंटरेस्टिंग दिख रहा है बाजार का शुरुआती कारोबार का रुझान, क्योंकि सेंसेक्स जितना कमजोर है उतना ही निफ्टी पॉइंट्स में, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सेंसेक्स को ज्यादा गिरना पड़ेगा। फिलहाल 40 पॉइंट नीचे, निफ्टी 34 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी पर नुकसान 1.25% का, और कल्प्रिट है आज का एक्सिस बैंक। और खुलता हुआ पहली टिक पर 500 रुपए के नीचे 6% का बड़ा कट, ये तो हमारी उम्मीद से ज्यादा गिर रहा है भाई। 6% का गिरता हुआ एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक साथ में 2% नीचे, 135 अंक नीचे है सेंसेक्स और 40 अंक नीचे निफ्टी खुलता हुआ 8,650 के बेहद करीब निफ्टी खुलता हुआ, आधा % का नुकसान सेंसेक्स और निफ्टी में। मजबूत है भारती 0.25% ऊपर, हीरो आज नंबर्स के पहले 1% का बड़ा उछाल आता दिख रहा है। कोटक इंडसइंड बेहद मजबूत है, री रेटिंग हो रही है, रीशफलिंग हो रही है। देखिए, जो अच्छे बैंक से वो बढ़ रहे हैं, जो कमजोर हो रहे हैं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। आइए वायदा कारोबार में कौन से स्टॉक सेक्शन में आपको फटाफट बता दूं। एक्सिस के अलावा मदरसन सुमी 2.5% नीचे, ओबीसी आईसीआईसीआई बैंक, ओबीसी बता दूं आपको वायदा कारोबार के बैन में है, 2% नीचे। कैनरा बैंक पिट रहा है बैंक, अच्छा तो सारे सरकारी बैंक छोटे छोटे वाले, कैनरा, ओबीसी और आईडीबीआई, पीएनबी, सब के सब आज फिसल रहे हैं। तो दबाव सिर्फ प्राइवेट बैंक से नहीं, सरकारी बैंक से भी बन रहा है, और एक्सिस बैंक तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मत अब 60% गिर चुका है, और भारतीय एयरटेल थमने का नाम नहीं ले रहा है, 3% बढ़ चुका है। बिल्कुल, और आप देखिए भारतीय एयरटेल में तेजी देखने को मिल रही है। भारतीय इंफ्राटेल एक और ऐसा स्टॉक है जिसके लिए खबरें आई हैं। भारतीय एयरटेल यहां पर अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेच सकता है, तो यहां पर फ्लैट सा कारोबार होता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में देखिए अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है। तो वो 2 बैंक्स एक तरफ हैं, एक्सिस और बड़े ट्रेड, आईसीआईसीआई। एक्सिस बैंक में 8-10 ट्रेड दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, एक के बाद एक बड़े ट्रेड होते दिख रहे हैं, यानी कि कोई तो एग्रेसिव सेलर है एक्सिस बैंक में। और वॉल्यूम देखिए जरा, एनएससी पर एक्सिस बैंक लेकर आइए, भारी भरकम वॉल्यूम होता दिख रहा है, कम से कम 9-10 ट्रेड हो चुके हैं, 500 रुपए से लेकर 492 तक। और इंटरेस्टिंग बात यह है हेमंत की ये ट्रेड्स रुकते नजर नहीं आ रहे हैं, अब भी एक के बाद एक ट्रेड एक्सिस बैंक में होते दिख रहे, तो वॉल्यूम बेस्ट, बड़ी डिलीवरी बेस्ट सेलिंग हो रही है। 500 रुपए से शुरुआत हुई, 490-91 तक किसी ने शेयर बेचे हैं। तो जाहिर सी बात है आज सबसे बड़ा कल्प्रिट तो हम कह ही रहते हैं, एक शेयर अगर होने वाला है तो एक्सिस बैंक होने वाला है, और यही बाजार का मूड खराब कर रहा है, यही बैंक निफ्टी का मूड खराब कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए अब 2% नीचे है, तो अगर ये दोनों कमजोर हो तो इतनी गिरावट तो फिर बाजार में देखने को मिलती है। आज आप देखिए पीएसयू बैंक्स भी खराब प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इलाहाबाद बैंक 2% नीचे, लोग मानकर चल रहे हैं कि अगर एक्सिस बैंक ने इस तरह के नंबर दिए हैं तो फिर पीएसयू बैंक से भी क्यों उम्मीद की जाए। और आप देखिए इलाहाबाद बैंक, ओबीसी, पीएनबी, आईडीबीआई बैंक का, इवन यूनियन बैंक, ये पूरा का पूरा पैक कमजोरी के साथ आज ट्रेड करता हुआ, तो मुश्किल में है बाजार। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में तेजी होती हुई दिख रही है नतीजों से पहले, और डाबर जैसे स्टॉक मजबूत हैं नतीजों से पहले।
आईटीसी में भी थोड़ी बहुत तेजी हो रही है। इन कंपनियों के नतीजे आज पेश होने वाले हैं। बिल्कुल, और ये है इस वक्त आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक आज का बड़ा कल्प्रिट 500 पर खुला है, वहां से ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा है। एक्सिस बैंक, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक्सिस बैंक, माफ कीजिएगा, एक्सिस बैंक। एक और स्टॉक है जहां पर बड़े ट्रेड्स हो रहे हैं, वो है सीसीएल प्रोडक्ट्स, कंसोलिडेटेड कॉफी लिमिटेड के नाम से इसे आप पहले जानते थे। सीसीएल प्रोडक्ट्स में दो ट्रेड दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, एक एनएससी पर और एक बीएससी पर। एनएससी पर हुआ है ट्रेड 5 लाख शेयरों का और बीएससी पर हुआ है लगभग 3 लाख शेयरों का 250 रुपए के दाम पर। और कितनी बदली है? लगभग 2/3, एक आधा % और एक चौथाई %, यानी कि बड़ी इक्विटी बदली है। सीसीएल प्रोडक्ट लाएंगे आपके सामने, एनएससी और बीएससी दोनों पर भारी भरकम वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड होते दिख रहे हैं। तो दो ट्रेड सीसीएल प्रोडक्ट पर भी हो रहे हैं, ये स्टॉक भी रडार पर रखिए। तो यहाँ पर भी एक राय ली जाए। वागले साहब, सीसीएल के चार्ट्स देखिए जरा, क्या कुछ एक्शन है यहाँ पर? अनिल जी, व्यू पॉजिटिव है। एक फ्रेश ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स में आ रहा है और वो लेवल है लगभग 252, अभी करंटली 255 का ट्रेड हो रहा है। तो आई थिंक 251 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है और जैसे ये 260 के पार निकलता है, जो मुझे लगता है निकलेगा, 270, 272 1 या 2 दिन का व्यू है। टॉप परफॉर्मर एफएनओ में अनिल आप देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स ही है, क्या तेजी हो रही है। कल का हाई था मुझे याद है 1160 के आसपास का, अब उसके भी ऊपर निकल गया है। तो आज अगर 175, जी हाँ, आप देखिए किस तरह की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। और हमारे दो एक्सपर्ट्स जो यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं, विश्वास जी और संदीप वागले जी, दोनों इसके ऊपर बुलिश थे भी शो शुरू होने से पहले। आज ये स्टॉक कमाल कर सकता है। 4% के ऊपर की एसएसजी सेम स्टोर से नेगेटिव से पॉजिटिव होना। अरे कहते हैं ना, घाटे से मुनाफे में अगर आए कंपनी तो किस तरह की तेजी देखने को मिलती है। तो इसके लिए तो सेम स्टोर सेल्स ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक बड़े एक्शन वाला होगा। इस बीच एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहा है, वो भी आपको बता दें। M&M फाइनेंस, ये स्टॉक देखिए, जो हम कह रहे थे कि देखिए हर स्टॉक खराब नतीजे के बाद गिरे ना गिरे जरूरी नहीं। देखिए जहां खुला वहां इसने बॉटम बना दिया, खुला अच्छे खासा कमजोरी के साथ, लेकिन शॉर्ट कवरिंग आती दिख रही है इस काउंटर पर। तो किरण क्या कहेंगे M&M फाइनेंस में? उछाल में बिकवाली की जाए, यदि हाँ तो कौन सा लेवल ठीक है, या फिर अब आप खरीदना चाहते हैं? नहीं, खरीदना चाहिए। एक अच्छा सपोर्ट करीबन 353-354 लेवल्स के करीब है। उसके नीचे हम खुले जरूर, पर इधर से एक अच्छा पुल बैक दिखाई दे रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है कि 364 एकदम शॉर्ट टर्म का टारगेट, अगले 1-2 घंटे का टारगेट रहेगा। पर अगर 1-2 दिनों का व्यू देते हैं तो 370-372 के टारगेट सबको देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए, तो इस पर रखिए नजर। और अब आप देखिए 1190 का लेवल जुबिलेंट फूडवर्क्स में देखने को मिल रहा है। अब बाजार 250 पॉइंट कमजोर है और ये स्टॉक लगातार हर मिनट देखिए तेजी की तरफ दौड़ लगा रहा है। एक बार विश्वास जी से पूछते हैं, उनका अगला टारगेट क्या है, ये बताइए, कहां तक और जा सकता है ये जुबिलेंट फूडवर्क्स? मेरा ऐसा मानना है कि जुबिलेंट फूड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बनी हुई थी और जिस तरह से स्टॉक ने 900 के लेवल पर रिवर्सल दिया था, मेरा ऐसा मानना है कि वहां पे कोई स्मार्ट मनी एंटर हुआ है। और जब इस तरह का स्मार्ट मनी का मूवमेंट देखा जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि 30-40% तो मिनिमम अपसाइड होता है। सो 1270 तक के लेवल आप देख सकते हैं। पोजिशनल अगर ट्रेडर है तो 1280 भी नवंबर एक्सपायरी में देख सकते हैं। 1280 तक जा सकता है नवंबर एक्सपायरी में, ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस बीच बाजार की कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है और 180 अंक नीचे फिसल चुका है सेंसेक्स, और निफ्टी पर नुकसान 55 अंकों का हो चुका है। बैंक निफ्टी 1.25% मजबूत है, हालांकि अब तक 19,500 मेरे ख्याल से तोड़ा नहीं है बैंक निफ्टी ने 19,500। अच्छा, बैंक निफ्टी में निश्चित रूप से रिकवरी आ रही है और बाकी शेयर कमजोर है, तो ऐसा कौन सा कमजोर हो रहा है? ओके, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स 2% लुढ़का, टाटा मोटर्स लुढ़कना शुरू हुआ है फिर से। एचडीएफसी नतीजों के पहले 1% कमजोर है, आज नतीजे आने वाले हैं, यहां से नुकसान आता हुआ दिख रहा है। सरकारी बैंक फिसल रहे हैं, एसबीआई बीओबी नीचे है, भारतीय थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से फिसला है। हीरो मोटोकॉप ये दौड़ लगाना शुरू कर रहा है, मतलब हीरो मोटोकॉप में तेजी होती दिख रही है। अब ये पहुंच रहा है 3400 के बेहद नजदीक। नंबर तो अच्छा आने वाला है, नंबर अच्छी आने की जो उम्मीद है। तो अच्छा, 2020 शेयर देखिए, परफॉर्मेंस तो यहाँ है, कौन कहता है मार्केट 200 पॉइंट नीचे है। ये देखिए 5 स्टॉक जबरदस्त है, 200 पॉइंट नीचे बाजार में। ये तो नीरज की टीम के हैं, भारत बिजली, गुजरात अलकल, ये नीरज के स्टॉक्स है ना। और आप हेमंत के भी दिखाइए भाई, भारतीय एयरटेल, जुबिलेंट। अच्छा, ये वायदा कारोबार के स्टॉक होकर भी। अच्छा, गोकुलदास एक्सपोर्ट आज फिर से 2%, मैक्सवेल,
टेक्सटाइल से जुड़े हुए तमाम स्टॉक और स्पाइस जेट मजबूत है। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस स्टॉक 20 बिल्कुल। और डेल्टा कॉप के नतीजे भी अच्छे आए, देखिए 2% मजबूत वो स्टॉक भी है। शिमारू के नतीजे अच्छे आए, करीब करीब 3% की तेजी वहां देखने को मिल रही है। पीआई तो नीरज की टीम का स्टॉक है ही जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। तो जहां जहां अर्निंग्स अच्छे आए हैं वहां बाजार उनको रिवॉर्ड भी कर रहा है, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है। और जहां जहां अर्निंग्स खराब आए हैं वहां तो आपने देखा ही एक्सिस बैंक अब 7% नीचे। पूछे एक फ्रेश कॉल लें, क्या करना चाहिए इस समय? बनता है। बताइए विश्वास, आपसे शुरुआत करता हूं। एक्सिस बैंक अभी क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? मेरा ऐसा मानना है कि एक्सिस बैंक की जो प्रिवेलिंग मंदी थी वो काफी ऊपर के स्तरों से थी और थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट मैं कहना चाहूंगा उसका जो 640 से 500 तक का फॉल था वो एक फॉल था और अभी उसका कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये गिरावट जारी रहनी चाहिए। नीचे में 460 तक के लेवल देखे जाए तो आई वुड नॉट बी वेरी सरप्राइज। तो ये लेवल पे अगर कोई फ्रेश शॉर्ट करना चाहता है तो मेरे ख्याल से एक बार 500 तक का पुल बैक हो इंट्राडे में, वहां पे 520 के कॉल में जो राइटिंग हुई थी उसको स्टॉप लॉस रखे और मेरे ख्याल से आज के दिन में भी हम 480 तक के लेवल देख सकते हैं। तो अनिल ने बताया बहुत सारी ब्लॉक डील्स हुई, बड़े सौदे हुए और अब उछाल में बिकवाली की राय निकल कर आ रही है। वागले साहब आप बताइए। हेमंत अभी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप अगर लेने जाएंगे तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड होंगे, बेचने जाएंगे तो शॉर्ट कवरिंग में ट्रैप हो सकते हैं। तो बिल्कुल अवॉइड है। आपने पहले बेचा है तो आप बाय बैक कर लीजिए, लेकिन लॉन्ग नहीं करने का व्यू है। ये H2O जैसा मामला है कि ऑक्सीजन आपको मरने नहीं देगी और लिक्विड आपको जीने नहीं देगा। तो जो भी ट्रेड लो गलत पड़ेगा। लोग वागले साहब ऐसा होता है ना कई बार मार्केट में कि आप ट्रेड करें तो लॉस, ट्रेड ना करें तो लॉस, पोजीशन होल्ड करें तो भी लॉस और बेच कर निकल जाए तो भी बढ़ जाए। ऐसा होता है कई बार? बिल्कुल होता है। ट्रेडिंग की यही सबसे नेगेटिव बात है। चलिए तो ट्रेडिंग करें, सावधानी से करें, ये राय है वागले साहब की। और भारतीय इंफ्राटेल 0.5% कमजोर है। हालांकि यहाँ पर जो स्टेक बेचने वाली बात है वो भारतीय एयरटेल के लिए कह भी रहे थे, भारतीय एयरटेल के लिए ज्यादा पॉजिटिव है। हाँ, क्योंकि स्टेक बिकेगी बहुत वैल्यूएशन नहीं मिल पाएंगे। जो बात रही है कि वैल्यू अनलॉकिंग वाला मामला नहीं, कैश अनलॉकिंग वाला मामला है, वो है भारतीय एयरटेल के लिए। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक, किरण क्या इसे निचले स्तर पर खरीदना चाहिए? क्योंकि ड्रीम रन हुआ है स्टॉक में, आज कमजोर जरूर है एक्सिस बैंक के साथ साथ, तो ये करेक्शन दे रहा है तेजी वाला, तो निचले स्तर पर कहां खरीदने से? निचले स्तर पे अगर खरीदना ही है तो मेरी लेवल रहेगी करीबन 280 के करीब। 280 के करीब अगर ये स्टॉक मिलता है तो बाय करने की सलाह होगी। 283 है, बहुत दूर नहीं है 280 के करीब, पर 280 के करीब अगर बाय करते हैं तो 277 276 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। वापस एक बार इसमें एक अच्छा रुझान दिखाई देगा और मुझे लगता है कि 288 289 के लेवल्स अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल जाने चाहिए। जहां पे एक्सिस बैंक की नतीजे खराब आए तो मेरा मानना है कि शिफ्ट एक्सिस बैंक से आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक में फंड्स चलने की इस उम्मीद में एक्सपेक्टेड कर रहा हूं। ओके और आप देखिए आज निफ्टी में केवल 10 ही बल्कि 11 स्टॉक हैं जो हरे निशान में हैं, बाकी 40 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। ये बता रहा है बाजार की जो मूड है वो कितना कमजोर है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर हमने बात नहीं करी। आज आप देखिए टाटा मोटर्स करीब करीब का डीवीआर करीब करीब 2.5% नीचे है। तो कल गिरावट नहीं हुई थी, आज यहां पर गिरावट होती हुई दिख रही है। आईएफबी एग्रो, ये स्टॉक देखिए अच्छे नतीजों के दम पर आज भागा है 10% हेमंत। और कल मैंने एक शो किया था दिवाली स्पेशल, जिसमें नवनीत मुनोत, विक्रम कोटक और नीलेश शाह तीनों थे। और सरप्राइजिंगली तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक राय तीनों की, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर्स, ये कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक फॉर्मूला समझिए, आपके पास 1 लाख रुपए की महीने की कमाई है, तो आप 10,000 रुपए कहां खर्च करते हैं? जो मतलब फालतू के खर्चे, आप अवॉइड भी कर सकते हैं कि होटल में खाना खाएंगे या मूवी देखेंगे, या आलतू फालतू वाले जो खर्चे होते हैं लीजर वाले। अगर, लेकिन यहां तक तो ठीक है, अगर आपकी कमाई 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो ये जो डिस्क्रिशनरी एक्स्ट्रा खर्चा करने वाला वो आप 10,000 की जगह 20,000 नहीं करेंगे, वो 75,000 और 1 लाख तक पहुंच जाता है। तो प्रोपोर्शनेटली बहुत खर्चा बढ़ने वाला। तो इस वजह से रामदेव अग्रवाल जैसे एक्सपर्ट इस पर बड़े भारी बुलिश हैं इस स्पेस पे, एग्रो पे इस स्पेस पे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हुए या जो खर्चा करने वाले, चाहे वो इस तरह की जो कंपनियां हैं, इन पर बड़े भारी। तो फिर जब इनकम बढ़ जाती है तो लोग फिर घूमने फिरने निकलते हैं। एविएशन कंपनियों में हमने जनरली देखा है ट्रेंड काफी पॉजिटिव रहता है। आज एविएशन कंपनियों के लिए कुछ अच्छा, एक और फैक्ट बताता हूँ
हिंदुस्तान की जितनी जीडीपी है उसका 10% खर्चा हिंदुस्तान वाले लोग कहाँ करते हैं मालूम है? शादियों में। सबसे ज्यादा खर्चा हिंदुस्तान में शादियों में होता है, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो 500 रुपए में आपकी शादी हो जाए, कोर्ट में जाकर रजिस्टर करवा ले, लेकिन तो ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का एक और जो इससे जुड़े हुए कोई भी कारोबार हो, ये ढूंढने की बात। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये इंटरव्यू आप मिस मत करिएगा अनिल, कोई टाइमिंग हम बिल्कुल बताएंगे कि कितने बजे वो इंटरव्यू प्रोसेस हो रहा है, तो वो बताएंगे, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, चलिए तो उस इंटरव्यू पर हमारी नजर साफ तौर पर बनी रहेगी, लेकिन आप नजर रखिए कंजम्पशन से रिलेटेड शेयरों पर। अनिल का बात का लबो लबाब यही है, इस सेक्टर से अच्छे खबर आ सकती है और इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं गौरांग शाह भी। गौरांग बताइए, कंजम्पशन से रिलेटेड शेयर जहां पर आप काफी बुलिश हैं, दिवाली का मौका भी है। तो काफी कुछ सूची लंबी है हेमंत, डिस्क्रिशनरी स्पेंड कंजम्पशन को लेकर के, और कुछ कंपनियां जहां पर हमारी कवरेज पॉजिटिव है। और एक भी मुद्दा है कि ये सरकार की जो 24/7 ऊर्जा या बिजली उपलब्ध कराने की बात है ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज गांव में जो भी घर बसते हैं उसमें, तो इस थीम को ध्यान में रखते हुए पहले तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ध्यान में आता है, और उसी लिहाज से कुछ कंपनियां हमें पसंद है, वर्लपूल, हिटाची, वोल्टास, ब्लू स्टार, ये वाइट गुड अप्लायंस कंज्यूमर ड्यूरेबल पर। इसके अलावा अगर कोई मिड कैप कैटेगरी में आपको देखना है तो सिम्फनी और एक कंपनी है जहां पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। और मैं मानता हूं कि ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड की जो अभी अभी आप बात कर रहे थे और अनिल जी भी जिक्र कर रहे थे, वो बहुत ही बेहतरीन रुझान महीने दर महीने जो बिक्री के आंकड़े हैं आते हैं इन सब कंपनियों पर, उस पर आएगा, और उसके फलस्वरूप आपको नतीजों में बेहतर के लिए सुधार होता हुआ नजर आएगा। और आई थिंक एक डार्क हॉर्स के रूप में भी उभर सकता है ये सेक्टर इन टर्म्स ऑफ, अगर आपका नजरिया साल 1.5 साल का है तो एक बहुत बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है आमदनी के आधार पर, तिमाही नतीजों के आधार पर। और ऑफ कोर्स ये जो पूरा कंजम्पशन थीम हम बात करें। और दूसरा सेक्टर है सीमेंट, जिसको लेकर के हम काफी लंबे समय से सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चलते हैं, और वहां पर 6 कंपनियों को हमने आइडेंटिफाई किया है। 3 दिग्गज, एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, और 3 मझौली कंपनियां, वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट, मंगलम सीमेंट और इंडिया सीमेंट। यहां पर भी अगर आप ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण इलाकों से अगर आप मांग देखें तो बढ़ रही है। और नितिन गडकरी जो मंत्री है बात कर रहे हैं करीबन 40 किलोमीटर प्रतिदिन के एग्जीक्यूशन की, लेकिन अगर वो 25-30 किलोमीटर भी हो जाता है तो ये सब रोड जो है वो सीमेंट कंक्रीट के रोड बनेंगे। और एक और योजना सरकार ने बाहर निकाली है, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसके तहत आपको सरकार के तरफ जो सीमेंट की मांग है वो बहुत ही ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। ओके, और इस बीच एक स्टॉक जो एक्शन में आ रहा है वो है EIH, ईस्ट इंडिया होटल्स और होटल शेयरों को अहमद आप ज्यादा नजदीकी से देखते हैं, काफी बार आपने रिकमेंड किए हैं ये स्टॉक। आज भी रॉयल ऑर्किड कौन सा? रॉयल ऑर्किड के नंबर्स काफी अच्छे हैं, मुनाफे में करीब 35% की इजाफा देखने को मिला आज। तो होटल स्पेस वैसे भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तिमाही बेहद मानी जाती है, लोग जरूरत से ज्यादा होटल में रहते हैं। 8.5% स्टॉक ऊपर है, EIH 9%। और इसकी वजह बता दूं आपको, 2 बड़े ट्रेड हुए हैं मेरी स्क्रीन पर, 16 लाख शेयरों के 2 कारोबार, दोनों ही एक्सचेंज पर, NSE और BSE पर, 1/4 यानी कि कुल मिलाकर 0.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी बदली है EIH की। बड़ा ट्रेड होता दिख रहा है, 16-32 लाख शेयरों का कारोबार, बड़ा ट्रेड है यहाँ पर। अच्छा, पिछली तिमाही में भी मुझे याद है होटल कंपनियों की अब सेहत थोड़ी सुधरनी शुरू हो गई है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। और पिछली तिमाही में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जब एक होटल कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए थे, उसके बाद होटल पूरा सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया था। तो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद भी आप कर सकते हैं फिर EIH से रॉयल ऑर्किड को देखकर। लेकिन इस बीच बड़े ट्रेड के दम पर यह स्टॉक भाग रहा है, वॉल्यूम के साथ, प्राइस के साथ। लेकिन यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट से विदा लेना होगा। 8,625 पहला टारगेट निफ्टी का हासिल हो चुका है। अब देखते हैं 8,600 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 250 अंक नीचे फिसल चुका है सेंसेक्स, निफ्टी पर नुकसान 70 अंकों का। वागले साहब, विशेष चौहान, किरण यादव, गौरांग शाह, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने माने दिग्गज आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी। इस छोटे से ब्रेक के बाद
235 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 70 अंकों का, 1/4% की कमजोरी आपको दिखेगी मिड कैप इंडेक्स में, लेकिन असली कमजोरी बैंक शेयरों से आती हुई दिख रही। 1.25% का नुकसान आपको बैंक निफ्टी में 250 अंकों का दिखेगा। ये तो आज का बाजार है, लेकिन हम इस वक्त त्योहारों के सीजन में है, दिवाली हमारे सामने इसी वीकेंड पर, तो इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक और आने वाली कई दिवालियों तक किस तरह से बाजार में आपके लिए बनेगा बड़ा पैसा, बड़ी वेल्थ, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब कार्यक्रम में शामिल होने। राठी साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नमस्कार। पहले तो यही जानना चाहता हूं, पिछली दिवाली पर उम्मीद तो बहुत थी कि बाजार बहुत तेजी दिखाएगा, हालांकि सेंसेक्स निफ्टी में तेजी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसे बने हैं लोगों के। ये बताएं सर, अगली दिवाली क्या निफ्टी 5 डिजिट में देखने को मिलेगी, 10,000 के पार? नमस्कार। पहले तो CNBC आवाज के जितने आपके दर्शक हैं उनको मेरा दिवाली का अग्रिम अभिवादन और शुभकामनाएं। देखिए, हाँ, पिछली दिवाली में बड़ी उम्मीद थी बढ़ने की और मार्केट बढ़ा भी, परंतु कुछ ऐसे आगे पॉइंट्स उसके कारण जो है बीच में मार्केट गिरा। फिर भी आप देखें, अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में जो है पिछले साल तेजी जो है काफी आई, 20% से ऊपर दोनों में तेजी आई है। तो पिछला वर्ष ऑन दी होल मैं समझता हूं कि ठीक रहा, शायद जितना अच्छा समझते थे उतना नहीं रहा, परंतु ठीक रहा। अब अगर आगे की बात करें कि अगले 2-3 दिवाली कैसी होगी, तो मेरा ये मानना है कि अभी जो है अपने अगर इंडिया के मैक्रोज देखें काफी ठीक है, हर लिहाज से देखें। इन्फ्लेशन ठीक है, इंटरेस्ट रेट में ठीक है, आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, कैपिटल इनफ्लो बढ़ रहा है। ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि भाई इंडियन मार्केट जो है बहुत अच्छा करेंगे। हालांकि ग्लोबल सिचुएशन जो है बहुत अच्छी नहीं है, अभी भी ग्लोबल ग्रोथ नहीं आ रही है, परंतु इंडिया के मैक्रो अच्छे होने से और सिचुएशन ठीक होने से मेरा मानना है कि अगले 2-3 साल जो है इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ये तो अगले 2-3 साल भारतीय बाजारों के लिए बेहतरीन रह सकते हैं। राठी साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फॉरेन फ्लोज कैसे रहेंगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप देखिए, भारतीय बाजारों में काफी पैसा विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगाया है, और घरेलू फ्लोज के ऊपर आपके क्या विचार है? क्या यहां पे लोग भी अब इक्विटी की तरफ ज्यादा तेजी से देख रहे हैं और पैसा लग रहा है? आपने बड़ा सही सवाल किया है। देखिए, जब तक विदेशी फ्लोज का सवाल है, फॉरेन फ्लोज, वो फॉरेन फ्लोज बढ़ के रहेंगे। और इसका मुख्य कारण एक तो यह है कि सारे विश्व में अभी लिक्विडिटी जो है, सभी देशों में लिक्विडिटी बढ़ाई जा रही है, और वो पैसा जो है कहीं न कहीं जाके इन्वेस्ट होगा। और वो कहाँ इन्वेस्ट होगा? नेचुरली उन देशों में जाएगा जिन देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिन देशों में प्रगति हो रही है, जिन देशों के कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ रही है, GDP ग्रोथ बढ़ रही है। तो उस लिहाज से देखें तो आज हिंदुस्तान नंबर 1 है ग्रोथ के मामले में, सबसे आगे की ग्रोथ हो रही है, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अब थोड़ा ठीक होना चालू हो गए हैं। तो उस लिहाज से फॉरेन फ्लो जो है मेरा मानना है बहुत अच्छे रहेंगे, इक्विटी मार्केट्स में अच्छे रहेंगे। और साथ साथ अगर FDI में देखें, जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए हैं और जिसके तरफ गवर्नमेंट का झुकाव है करने का, तो FDI इन्फ्लोज भी बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ इक्विटी इन्फ्लोज बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक सवाल है कि देश में पैसा सेविंग्स का क्या होगा, तो देश में अगर आप देखें कि यहाँ जो है अभी बाकी जो एसेट क्लासेस हैं, जो पहले पैसा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फ्लो जाता था रियल एस्टेट में, अब रियल एस्टेट की जो कंडीशन है पिछले 2 वर्ष से ठीक नहीं है और आगे भी ठीक नजर नहीं आ रही है। उसको देखते हुए पैसा जो है रियल एस्टेट में जाना बंद हो गया, बल्कि लोग चाहते हैं कि उससे निकाल लें। तो इसलिए जो है गोल्ड वॉज अनदर एसेट क्लास जिसमें लोगों का बहुत झुकाव था, परंतु अगेन उसमें भी अब उतनी तेजी नहीं आ रही है। तो इसलिए जो सेविंग्स हैं या तो वो डेट मार्केट में आएगी या इक्विटी मार्केट में आएगी, और इसलिए जब तक कैपिटल मार्केट्स में सेविंग्स आएंगी, मेरा मानना है कि इनफ्लोज म्यूचुअल फंड्स में बढ़ेंगे, रिटेल इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में बढ़ेगा,
और इसके कारण अगर दोनों विदेशी इन्फ्लो भी आ रहे हैं, लोकल भी इन्फ्लो आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि मार्केट की स्थिति अच्छी रहेगी। राठी साहब, आपके पास तो इतने दशकों का अनुभव है, गहरी पकड़ आप रखते हैं तमाम एसेट क्लास पर, तो मैं आपसे फिर सवाल इस चीज पर लेना चाहता हूं। 4 एसेट्स है मेरे पास, इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड और रियल एस्टेट। किस क्रम में रिटर्न बनेंगे इसमें? सबसे ज्यादा किस में होंगे और उस हिसाब से फिर धीरे धीरे सबसे कम किस में? देखिए, नंबर 1 इक्विटी होगा, नंबर 2 डेट होगा। आज की मार्केट में क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो फिक्स्ड इनकम पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें रिटर्न अच्छे आएंगे। 3rd गोल्ड है, 4th रियल एस्टेट है। तो मैं ये चारों की रैंकिंग इस हिसाब से करूंगा। ओके, बस तो इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये रहना चाहिए क्रम अगर आप निवेश करना चाहते हैं। सर, तो फिर लॉजिकल सवाल यही है कि इक्विटी में कौन से सेक्टर्स आपको लगता है आउट परफॉर्म कर सकते हैं बाजारों में? देखिए, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि हर सेक्टर में अच्छी कंपनियां हैं और कमजोर कंपनियां हैं। इसलिए अगर किसी को सिलेक्शन करना हो, या तो इंडिविजुअल स्टॉक को देख के करें या फिर म्यूचुअल फंड में करें। परंतु चूंकि आपने ये सेक्टर्स का थोड़ा, तो किसकी सेक्टर की एज ए सेक्टर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, मेरा मानना है कि देखिए आज के जो मैक्रोज हैं, अभी कंजम्पशन ओरिएंटेड जो स्टोरीज हैं वो अच्छा करेंगी। अब उसमें आप जैसे एफएमसीजी अच्छा करेंगी, ऑटो अच्छा करेगा, इंटरेस्ट रेट कम होती जा रही तो बैंकिंग अभी कमजोर लगता है, पर मुझे लॉन्ग टर्म में बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है। इंटरेस्ट रेट जो भी रिलेटेड है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होती जा रही है। दूसरी, रूरल इनकम, इस बार मानसून बड़ा अच्छा हुआ है, साथ ही साथ पे कमीशन का पैसा ज्यादा बढ़ने वाला है। तो सारे कंज्यूमर रोड जैसे ड्यूरेबल्स हैं, एफएमसीजी हैं, वो सेक्टर एज ए होल अच्छा करेंगे कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। ओके, तो एफएमसीजी और बैंकिंग कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। सर, एक सवाल और आपसे, देखिए पिछली दिवाली से इस दिवाली तक जो आईपीओज आए हैं उसमें ज्यादातर आईपीओज ने निवेशकों को पैसा बनाकर दिया है। एक तो क्वालिटी आईपीओज की अब अच्छी आने लगी है और लोगों का पैसा भी बन रहा है। आपका क्या व्यू है, ये ट्रेंड जारी रहेगा अगले संवत में? 2073 में भी ऐसा रहेगा संवत में? हाँ बिल्कुल, आईपीओज में जो है, अब क्योंकि देखिए पहले 5 सालों में आईपीओ नहीं आ पाए, और अगर देखिए देश में अगर ग्रोथ होनी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी है, तो इक्विटी बढ़ना जरूरी है। इसलिए अच्छे आईपीओज आएंगे, गुड क्वालिटी आईपीओज आएंगे, 73 में आएंगे, आगे भी आएंगे। मेरा मानना है कि अगले 2-3 सालों में काफी नई फंड रेजिंग होगी, इक्विटी फंड रेजिंग होगी, और उसमें अब मार्केट धीरे धीरे समझता जा रहा है कि भाई अच्छे स्टॉक्स में ही पैसा लगना चाहिए। तो बाय एंड लार्ज मैं समझता हूं कि स्टॉक्स आगे जाके अच्छे आईपीओ आएंगे, उसमें पैसे बनने के चांसेस जरूर रहेंगे। जी राठी साहब, आपकी बातों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान की तस्वीर, हमारी पिक्चर, हमारी स्टोरी तो बड़ी मजबूत है। अब सामने ग्लोबल इवेंट्स है, कुछ अमेरिका में इलेक्शन भी हो रहे हैं, रेट बढ़ने का भी खतरा है। अगर किसी भी वजह से इन खबरों के चलते, इन घटनाओं के चलते भारतीय बाजारों में कोई कमजोरी हो, तो क्या वो एक बेहतरीन मौका होगा अगले संवत में खरीदारी करने का? हाँ बिल्कुल, आई थिंक जब भी मार्केट किसी कारण से, अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट के कारण, ग्लोबल इवेंट के कारण घटे, तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी लोगों को कि भाई जो अपना पैसा है वो लगाएं। एक चीज मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि इक्विटी मार्केट में जिसको लॉन्ग टर्म रहना वो पैसा लगाए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो आते हैं वो पैसा कमा नहीं सकते हैं या पैसा खो भी देते हैं, परंतु लॉन्ग टर्म आए जिसका 2-3 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो डेफिनेटली जब भी मार्केट में गिरावट आए उसका फायदा उठाए और उसमें एंट्री करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। अनिल जी ने पॉलिटिक्स की बात करी, यूएस की, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं यूपी की पॉलिटिक्स के ऊपर एक सवाल। सर, ये जो यूपी में महाभारत हो रही है, ड्रामा हो रहा है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? ये कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस में देख रहा था कह रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि अगर यूपी में बीजेपी जीत जाती है
तो रिफॉर्म्स की गाड़ी को आगे ले जाना बहुत आसान होगा सरकार के लिए। आपका क्या व्यू है? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर बीजेपी को अगर सत्ता मिलती है यूपी में, चूंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और उसका इंडियन पॉलिटिक्स पे काफी असर रहता है, तो अगर बीजेपी सरकार अगर आती है तो डेफिनेटली रिफॉर्म्स में तेजी रहेगी और भी काम करने में तेजी रहेगी। पर ये देखिए पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान में कहना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह की सिचुएशन यूपी में है, इतनी पार्टियां हैं, इतने हैं, किस तरह का बदलाव होगा ये आज की तारीख में कहना मुश्किल है। परंतु हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर बीजेपी की सरकार वो आए तो इससे मार्केट्स को सपोर्ट मिलेगा और देश की इकोनॉमी में भी रिफॉर्म्स में सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को दिवाली पर अपनी खास तौर से राय और मार्गदर्शन देने के लिए। तो ये थे आनंद राठी साहब, आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन, जो बताते हो कि बाजार में तेजी का रुझान बरकरार रहेगा, कोई भी कमजोरी मिले, कोई भी गिरावट हो, खरीदारी करने का व्यू बनाए और इक्विटी सबसे बेहतरीन रिटर्न्स आगे आने वाले एक साल में देंगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो जब इक्विटी सबसे बेहतरीन रिटर्न्स देगी तो फिर वो कौन से शेयर है जो सेंसेक्स और निफ्टी से ज्यादा आपको रिटर्न देंगे? तो दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग्स के लिए बेहतरीन पिक्स लेकर आएंगे हम आपके लिए इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने माने दिग्गज सुदीप बंदोपाध्याय इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ग्रुप चेयरमैन इंडी ट्रेड के सुदीप बंदोपाध्याय साहब, और उनसे पूछेंगे वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आपकी इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक वेल्थ बनाने में करेंगे मदद। सुदीप जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, और सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए सर, पहली पिक आपकी एक्सो नोबल। जी, आपको और सीएनबीसी के सारे दर्शकों को भी हमारी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। पहला पिक जैसे आपने जिक्र किया, एक्सो नोबल बेहतरीन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी का इंडियन सब्सिडियरी है और ये डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में एक जाने माने प्लेयर है विद ए प्रीमियम ब्रांड ड्यूलैक्स। 22% के आसपास इनका मार्केट शेयर है। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड पेंट सेगमेंट्स है जैसे कि मरीन पेंट्स और भी सारे स्पेशलाइज्ड एरिया, जहां पे इनका करीब 32% मार्केट शेयर है। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमेशा से। डेट फ्री कंपनी है, अच्छा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है। महाराष्ट्र में बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स में जो नया प्लांट आया है, इसके जरिए इनका परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव होने की संभावना है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, सारे पेंट्स कंपनीज का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। इसके चलते वी बिलीव कि एक्सो नोबल करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। 2000 रुपए का टारगेट है करीब एक साल के अंदर। कंपनी एमएनसी कंपनी, अच्छे नतीजे भी इसने पेश किए, अगली दिवाली तक आपके पोर्टफोलियो में रंग भरेगा, ये मानना है सुदीप बंदोपाध्याय जी का। सर, हैप्पी दिवाली टू यू। बताइए अगला शेयर कौन सा है? हैप्पी दिवाली टू यू टू। दूसरा मेरा पिक है, ये भारत के साथ जुड़ा हुआ है, वी मार्ट रिटेल। अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाया था पिछले कुछ क्वार्टर्स में, पर परफॉर्मेंस इज इंप्रूविंग। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनका जो पहुंच है वो यूपी, बिहार और नॉर्दर्न मार्केट्स और ईस्टर्न मार्केट्स में बहुत अच्छा है। इनके जो स्टोर्स हैं वहां पे फैशन जो प्रोडक्ट्स हैं वो करीब 92% और बाकी ग्रोसरीज वगैरह 8% बिकते हैं। पर ओवरऑल मॉनसून ठीक ठाक होने के कारण और पे कमीशन के जरिए पैसा सरकारी कर्मचारी के हाथ में जाने के कारण रूरल डिमांड में एक इंप्रूवमेंट होने की संभावना है और इसका बहुत बड़ा फायदा वी मार्ट रिटेल को मिलने वाला है, यही उम्मीद है। लगभग डेट फ्री कंपनी है, परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है और हम लोग इसका टारगेट 650 रुपए का रख रहे हैं एक साल के लिए। तो वी मार्ट है इंटरेस्टिंग कंपनी, 650 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। डी मार्ट का भी आईपीओ आने वाला है, तो ये पूरा सेक्टर ऑफ फोकस में रहने वाला है। बिल्कुल, डी मार्ट का आईपीओ भी इसी संवत में, संवत 2073 में देखने को मिलेगा। दमदार आईपीओ होगा और अगर डी मार्ट के आईपीओ के वैल्यूएशन तगड़े रहे, जो कि होने चाहिए, होंगे, तो राधा कृष्ण दमानी जी की कंपनी। हाँ, तो फिर इन तमाम कंपनियों के लिए एक बेहतरीन काम हो सकता है। और देखिए स्टॉक किस तरह से दौड़ लगाना शुरू कर चुका है। सुदीप जी के बोलने के बाद से स्टॉक में 5% का उछाल आ चुका है।
550 पर पहुंचता हुआ वी मार्ट का स्टॉक। और पहला स्टॉक जो एक्सो नोबल बताया था वो भी मजबूत कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और आखिरी पिक के तौर पर सुदीप जी आपने एक नई लिस्टिंग को चुना है, क्वेस कॉर्पोरेशन। बताइए क्यों पसंद है ये कंपनी आपको और क्या टारगेट्स रख रहे हैं आप इसके लिए? जी, जैसे लिस्टिंग के समय से हम लोग देख रहे हैं इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है और लिस्टिंग में भी बहुत अच्छा खासा गेन निवेशकों को मिला था। 13,000 प्लस इनके कस्टमर्स है और इनके कस्टमर्स स्प्रेड ओवर नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट। और जो ऑपरेशनल सेंटर्स इंडिया में स्प्रेड आउट है, वेल स्प्रेड आउट है और स्कोप इनके सर्विस को एक्सपैंड करने का बहुत अच्छा स्कोप है। प्राइमरीली स्टाफिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट, ये दो एरिया में फोकस कर रहे हैं और ये दोनों एरिया में बहुत सारे डिमांड जनरेट हो रहा है, नए जियोग्राफीज में जा रहे हैं और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा रहा है। हम लोगों का उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव होगा और इसका टारगेट हम लोगों ने 750 का रखा है एक साल के लिए। ओके, 750 का टारगेट क्वेस कॉर्पोरेशन। और इस स्टॉक पर काफी लोग बुलिश होते हैं। वी मार्ट 9% हो गया भाई दिवस सुदीप बंदोपाध्याय जी के पिक देने के बाद। देखिए मुझे ऐसा हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। अगर ये स्पीड से स्टॉक बढ़े तो बता दें सुदीप के जो टारगेट अगली दिवाली के हैं, पता चला इसी दिवाली पे आ जाए। अभी तो 3-4 लोगों को मुहूर्त ट्रेडिंग का यानी शनिवार रविवार को 6:30 बजे तक का इंतजार नहीं है, अभी देखिए खरीद रहे हैं। चलिए, तो बड़ी तेजी बनती दिख रही है। क्वेस कॉर्पोरेशन भी दौड़ लगाना शुरू हो चुका है, 600 के पार निकलता हुआ अब 610 का लेवल, 2.5% के आसपास की मजबूती। सुदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपकी रिसर्च के बेसिस पर। चलिए, तो बाजार है थोड़े से कमजोर, थोड़े से नहीं अच्छे कमजोर है, 200 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स, लेकिन ओवरऑल अब तक 8,600 को होल्ड करते हुए। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।